हाय, तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9th का साइंस है और अध्याय 1 है हमारे आसपास के पदार्थ। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने 5 प्रश्नों के उत्तर किए हैं। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है वो जरूर उसको देख लेना, प्लेलिस्ट में है, ठीक है। और हम लोग आज प्रश्न 6 से प्रश्न 9 तक करेंगे, ठीक है। और तुम लोग वीडियो कंटिन्यू रखो। उससे पहले मैं हर बार की तरह इस बार भी बोलूंगा कि कॉपी कलम साथ में लेके बैठना और साथ में नोट भी करते जाना। और ये वीडियो मैं क्यों करवा रहा हूं, तुम लोग को शायद पता होगा कि प्रश्नों का उत्तर किस तरह से लिखना है। और मैं जितने भी प्रश्न का उत्तर लिखा हूं बहुत ही शॉर्ट में, जितना भी कम से कम शब्दों में हो सका मैं लिखा हूं, ठीक है। तो तुम लोग लिखोगे ना तो कम से कम शब्दों में लिखना भी पड़ेगा और समझ भी जाओगे और तुम अच्छा से इसका आंसर एग्जाम में दे पाओगे, ठीक है। तो चलो हम लोग चलते हैं प्रश्न 6 के तरफ। देखो प्रश्न 6 में क्या है, गलनांक किसे कहते हैं? इंग्लिश में बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो उत्तर है जिस न्यूनतम तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह इसका गलनांक कहलाता है। किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच के आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है। देखो क्या है कि ऐसे समझना आसान भाषा में कि जब हम किसी ठोस को गर्म करेंगे तो गर्म करने के दौरान एक समय ऐसा आएगा कि वो ठोस पदार्थ जो है ना पिघलना शुरू हो जाएगा। तो जिस टेम्परेचर पे वो ठोस पदार्थ पिघलना शुरू हो जाता है वही टेम्परेचर उस पदार्थ का गलनांक कहलाता है, मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है, ठीक है। आ गई बात समझ में? देखो किसी भी पदार्थ का गलनांक उसके कणों के बीच के आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है। कहने का मतलब अब कोई जो है पदार्थ बहुत जल्दी गलना शुरू हो गया तो हम क्या बोलेंगे कि उसके कणों के बीच का आकर्षण बल ना ज्यादा नहीं था, या कोई पदार्थ जो है बहुत समय लेता है गलने में, तो इसका मतलब है कि वो जो पदार्थ है उसके कणों के बीच में जो आकर्षण बल है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। इसीलिए वो ज्यादा समय ले रहा है उसके कण आपस में एक दूसरे से अलग होने में, ठीक है। और अगर इसको गहराई से जानना है तो पिछला वीडियो जरूर देखना, ठीक है। देखो जैसे बर्फ का गलनांक क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस। तो इससे क्या लगता है कि बर्फ जो है उसका कण बहुत ज्यादा, उसके कणों के बीच में आकर्षण बल नहीं है, बहुत ज्यादा जोर से चिपका नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं, वो ना थोड़े से टेम्परेचर पे ही क्या होता है वो पिघलना शुरू हो जाता है। लोहा का गलनांक क्या है, 1538 डिग्री सेल्सियस। कितना? 1538। बर्फ का गलनांक क्या है? बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस। लोहा का क्या है? 1538 डिग्री सेल्सियस। सोना का गलनांक क्या है? 1064 डिग्री सेल्सियस। तो ये है अलग अलग पदार्थ का अलग अलग गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो हमें जैसा उम्मीद है कि तुम लोग समझ गया होगा। तो हम लोग अब बढ़ते हैं कहां, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न 7, क्वथनांक किसे कहते हैं? जिसे इंग्लिश में बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। क्या? बॉइलिंग पॉइंट। देखो वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है इसे इसका क्वथनांक कहते हैं। इस तरह से समझना आसान भाषा में कि हम क्या किए कि पानी लिए, ठीक है, और पानी को गर्म करना शुरू किया। अब गर्म हो रहा है, एक समय ऐसा आएगा कि वो पानी जो है ना उबलने लगेगा और बुद 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 ऐसे करके उबलने लगता है, ठीक है। और उबलने लगेगा तो जिस टेम्परेचर पे वो द्रव उबलना शुरू हो गया वही उस पदार्थ का, उस द्रव का क्या कहलाएगा? क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई? ओके, ठीक है। अब जो है देखो, अब क्या है कि पानी का क्वथनांक कितना है? पानी कितने डिग्री सेल्सियस पे उबलना शुरू हो जाएगा? 100 डिग्री सेल्सियस पे। 100 डिग्री सेल्सियस जब ये जाएगा पानी पे तो वो क्या होगा कि पानी उबलना शुरू हो जाएगा और उसमें भाप आने लगेगा, भाप बनने लगेगा, ठीक है। और दूध का भी क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट उतना ही होता है लगभग, या हो सकता है उससे ज्यादा हो। वो इसीलिए क्योंकि दूध में अन्य पदार्थ भी मिले होते हैं, ठीक है। दूध में द्रव के अलावा अन्य पदार्थ भी इंक्लूड रहता है, जिस वजह से हो सकता है कि इसका क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा ज्यादा हो, ठीक है। अब अल्कोहल या एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा? 78.37 डिग्री सेल्सियस, 78.37 डिग्री सेल्सियस,
ठीक है। और वही पारा जिसको मरकरी बोलते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, 356 डिग्री सेल्सियस, यानी 357 डिग्री सेल्सियस। तो ये था क्या, क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट। मुझे उम्मीद है कि तुम लोग ने इस चीज को समझ गया होगा, ठीक है, समझ गया, ठीक है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 8 की तरफ। प्रश्न 8 है, शुष्क बर्फ किसे कहते हैं, जिसको ड्राई आइस कहते हैं। शुष्क बर्फ यानी ड्राई आइस। तो उत्तर है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। देखो कार्बन डाइऑक्साइड को ना क्या करते हैं कि बहुत ज्यादा ठंडा करके उसको क्या कर देते हैं, ठोस बना देते हैं। जब बहुत ज्यादा ठंडा कर देंगे ना तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा, ठोस पदार्थ में परिवर्तित हो जाएगा। और लेकिन इसको शुष्क क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो शुष्क बर्फ होगा जो इसको हम ठंडा करने के दौरान बनाए हैं, वो क्या होगा कि जब वो पिघलता नहीं है, वो डायरेक्ट क्या होगा कि गैस बन जाएगा, सीधा ठोस से क्या होगा, गैस बन जाएगा। तो इसीलिए ये पूरा सूखा होता है, सूखा, पूरा सूखा होता है, ये गीला नहीं होता है। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, शुष्क बर्फ कहते हैं या ड्राई आइस। देखो इसका अलग अलग जगहों पे यूज होता है। देखो इन शुष्क बर्फ का यूज जो है ना, जैसे चॉकलेट, मांस, इन चीजों को जो है ना ठंडा रखने में किया जाता है ताकि ये खराब नहीं हो। और जैसे नाटक या मूवी सब में, थिएटर सब में देखा होगा कि धुआं वगैरह आते रहता है, ठीक है, तो उन चीज़ों में भी ये ड्राई आइस का यूज किया जाता है। धुआं नहीं स्टेज पे पूरा फैला हुआ रहता है, लगता है क्या कि आसमान में आ गए हैं, ठीक है, तो उन जगहों पे यूज किया जाता है। जैसे तुम लोग वैज्ञानिक को देखा होगा कि बहुत ज़्यादा उनको किसी चीज़ को में ठंडे की जरूरत पड़ती है, इन्हीं ड्राई आइस का यूज करते हैं वो लोग, ठीक है। तो इन जगहों पे ड्राई आइस का यूज किया जाता है। और ड्राई आइस को यूं ही हाथ में रखना हो सकता है कि नुकसानदायक हो, क्योंकि इसका जो है ना -78 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर होता है। -78 डिग्री सेल्सियस, हो सकता है तुम्हारे हाथ में जलन हो या फिर और कोई प्रॉब्लम से हो जाए, तो इसीलिए इसको यूं ही हाथ में लेना बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है। तो ये था शुष्क बर्फ यानी ड्राई आइस। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न 9 की तरफ। देखो प्रश्न 9 में है, पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारक का नाम बताइए। यानी ऐसे पदार्थ का जो अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव, गैस, इसमें जो परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारक कौन है, किसके वजह से इसकी अवस्था में परिवर्तन आ सकता है। तो उत्तर में है, पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारक 2 है। कौन, तापमान और दाब, टेम्परेचर और प्रेशर। टेम्परेचर और प्रेशर यानी ताप और दाब, ये 2 ही कारक है जिसके वजह से पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन आ सकता है, ठीक है। और देखो मैं एक नोट्स में लिखाया हूं स्टार करके कि तापमान बदलकर हम पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में भी बदल सकते हैं। ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था। देखो ये लाइन इधर गया और ये लाइन जो है ना इधर आया, इसमें भी ये लाइन इधर दो और इसमें ये लाइन इधर की तरफ दो, ठीक है। यहाँ उष्मा लिखो और यहाँ पे शीतलता, ठीक है। यहाँ उष्मा लिख और यहाँ शीतलता। क्या था, तापमान बदलकर हम पदार्थ के एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं। ठोस पदार्थ है, ठीक है। इस ठोस पदार्थ को अगर हम क्या करेंगे, हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, ठोस पदार्थ पिघल के द्रव बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अब इस द्रव को हम और उष्मा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये द्रव बदल के, द्रव को हम गर्म करते हैं, पानी को गर्म करते हैं तो क्या हो जाता है, गैस बन जाएगा, उबलने लगता है और फिर वो गैस बन जाता है, भाप बन जाएगा। फिर देखो अगर इस गैस को, गैस है और उसको हम ठंडा कर देंगे, बहुत ज़्यादा ठंडा कर देंगे तो क्या बन जाएगा, द्रव। गैस को जब ठंडा करते हैं तो क्या बन जाता है, द्रव। ये हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है, आगे वाले
आगे जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग जरूर पढ़ेंगे इस चीज़ों को कि गैस जो है ना उसको ठंडा करने पे क्या हो जाता है, द्रव बन जाता है। और तुम लोग देखा होगा जब कुकर सीटी मारता है वहाँ पे करछुल वगैरह कुछ रखते हो तो देखोगे कि उसमें से तो भाप निकलता है लेकिन वो पानी की बूंदे बन जाता है। ठीक है, तो गैस को ठंडा करने पे क्या होता है, द्रव। अब देख इस द्रव को क्या करेंगे, ठंडा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। द्रव को ठंडा करने पे, शीतलता देने पे क्या होगा, ठोस अवस्था में बदल जाएगा। तो ये था आज का क्लास और मुझे उम्मीद है कि तुम लोग अच्छे से समझ गया होगा। और इसी तरह अगर तुम लोग चाहते हो कि अच्छे से और एक दिन में थोड़ा करके हम लोग सीखते रहे तो तुम लोग जरूर वीडियो देखना और लास्ट में लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट्स जरूर करना कि किसी और भी टॉपिक पे तुम लोग चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं तो मैं जरूर बनाऊंगा। ठीक है, तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।